Welcome everyone to lecture number 4 of UGC NET Paper 1 Teaching Aptitude series brought to you by Vision Law Classes. In the previous lecture, we learned about aspects, characteristics of learners, types of learners, and also differences between adult and adolescent learners. And lastly, we covered disorders related to learning. And today we'll be covering different learning theories. These are not just theories, but these are frameworks designed by various scientists according to their research कि how the learning should happen, स्टूडेंट को कैसे कैसे ट्रेन किया जाए टीचर्स के द्वारा कि स्टूडेंट ईजिली सारी चीज़ें अडप्ट कर पाए. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने टीचर सेंट्रिक लर्निंग मेथड्स के बारे में भी देखा और फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ लर्नर्स के बारे में भी देखा. एंड अब हम फ्रेमवर्क्स के बारे में देखेंगे कि कैसे पूरे लर्निंग प्रोसीजर को हम लोग कंडक्ट करवाए कि इट इज़ द बेस्ट ऑफ आर इनपुट एंड बेस्ट ऑफ द आउटपुट स्टूडेंट की तरफ से कि दे लर्न द बेस्ट, दे ग्रास्प द बेस्ट. सो फर्स्टली विल बी लुकिंग अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. देन वी हैव सबसे पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, देन वी हैव गाग्ने एंड ब्रिग्स लर्निंग मॉडल. After that we have a lot of like very useful and very easy to understand learning theories like experiential, cognitive, cooperative, behavioral, social learning theory, multiple intelligences learning theory, and also lastly we would conclude it with learning about Maslow's need hierarchy. So first one is Bloom's taxonomy. दिस वॉज प्रपोज बाय द साइंटिस्ट बेंजामिन ब्लूम एंड उनका ये मानना था कि लर्निंग जो है वो 3 एस्पेक्ट्स में बटी हुई रहती है. सबसे पहला तो रहता है कि कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि पूरी तरह से आपकी नॉलेज पर, फैक्ट्स पर, मेमोराइजेशन पर, आपके ब्रेन पर बेस्ड होता है. नेक्स्ट इज साइकोमोटर डोमेन, यानी कि आप अपने हाथों से, आप अपनी बॉडी का यूज़ करते हुए कैसे कोई चीज़ सीखते हो. इट इज़ मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़. देन थर्डली देर इज़ अफेक्टिव डोमेन, यानी कि आप क्या फील करते हो, आपका कैसा इंट्यूशन है, आपका कैसा एटीट्यूड है, आप किस नज़रिए से दुनिया को देखते हो. सो हाउ इज़ दैट डेवलप्ड. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अफेक्टिव डोमेन. फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन का सबसे जो बेसिक स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वो होता है कि नॉलेज यानी कि जब आप कोई भी थियोरी या फिर कोई भी कॉग्निटिव चीज़, उस नॉलेज को आप अपने अंदर ले रहे हो, आप उसको ग्रास्प कर रहे हो, तो आप उसको कितना रिमेंबर कर पाते हैं, कितना आपको वो चीज़ याद रहती है. नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रीहेंशन यानी कि आप अपने मन में ही उस चीज़ को कैसे समझ पाते हैं. हम सबके अंदर एक नेचुरल लैंग्वेज ऑफ प्रोसेसिंग रहता है, जैसे कि जो भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज मोस्टली होती है, हम अपने दिमाग में, अपने मन में खुद से उसी भाषा में बात करते हैं. फॉर मी इट विल बी हिंदी, and for some people that might be English, some people your regional language or any language. but जो भी चीज़ मैंने सीखी है, how am I taking it inside me and what am I thinking about it, what my mind is speaking about that knowledge within my mind, that comes under the comprehension part of it. कि मैंने कोई भी चीज़ सीखी और फिर मैं अपने मन में उसको कैसे समझने की कोशिश कर रही हूँ. अच्छा, इसका ये मतलब है, मुझे इससे ये सीखने को मिला है, ये सीखने का ये एडवांटेज है. सो दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन. नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो भी मैंने सीखा है मैं उसको अप्लाई कैसे करूँ, मे बी इन टेस्ट या फिर मे बी आंसरिंग द क्वेश्चंस और परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज़, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स एक्सेट्रा. तो मैं उस नॉलेज को, जिसको कि मैंने अभी अच्छी तरह से समझ लिया है, मैं उसको बाहर कैसे निकालती हूँ, मैं कैसे उसको डिस्प्ले करती हूँ, मैं कैसे उसका यूज़ करती हूँ. नेक्स्ट इज़ एनालिसिस. जो चीज़ मैंने अप्लाई की, क्या वो करेक्ट है, व्हाट इज़ द रिजल्ट आउट ऑफ इट, इज़ इट द बेस्ट ऑप्शन दैट आई हैव चोज़न कि मुझे इस हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, और मे बी देयर कुड हैव समथिंग एल्स बेटर देन दैट. तो वो सब जब आप एप्लीकेशन करोगे तो उसके बाद आप एनालाइज करोगे. नेक्स्ट सिंथेसिस. मैंने सीख लिया, मैंने अपने मन में समझ भी लिया उस चीज़ को, मैंने अप्लाई भी कर दिया उसको किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में, कुछ क्वेश्चंस आंसर करने में या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाने में. फिर उसके बाद मैंने एनालाइज किया कि ये चीज़ सही की मैंने, नहीं की. फिर अब मैं सिंथेसाइज कर रही हूँ कि ओके, एट द एंड दैट इज़
the like essence of what I have learned, what is correct for me, what is best action to take. And at the end there is evaluation, कि आप खुद ही को टेस्ट करते हैं कि मैंने जितना सीखा है आउट ऑफ 10, तो मैं हाउ मच एम आई केपेबल टू परफॉर्म दैट. एंड ऑल ऑफ दिस इज एन इंटेलेक्चुअल पार्ट. यानी कि आपकी इंग्लिश की एग्जाम्स हो सकती है, जो हमारे लाइक स्कूल्स में एग्जाम्स होती थी, मैथ्स रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल ऑफ दोज वर रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन. नेक्स्ट इज साइकोमोटर डोमेन, यानी कि आप क्या करते हो. इट इज अबाउट डूइंग, फिजिकली डूइंग थिंग्स लाइक डांसिंग, प्लेइंग फुटबॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़. स्पोर्ट्स हो सकते हैं, देर कुड बी स्विमिंग, there is tennis, badminton, etc etc, a lot of things. There is driving, there is dancing, there is cooking, even that comes in the psychomotor domain. So सबसे पहले तो imitation, पहला पार्ट शुरू में imitation होता है. यानी कि अगर छोटा सा एग्जांपल हमने लिया कि शू लेसेस को टाई करना है, तो imitation में क्या होगा कि अगर मुझे कोई सामने वाला सिखा रहा है कि शू लेसेस को कैसे मुझे बांधना है, तो मैं पहले उसको देखूंगी, फिर मैं समझूंगी कि ओके ऐसा, अच्छा ठीक है, मैं ऑब्जर्व करूंगी. फिर नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन, मैं अपने ही शू लेसेस को मैनिपुलेट करके ट्राई करूंगी कि लाइक आई विल ट्राई इट माई सेल्फ. नेक्स्ट प्रिसीजन, अब मैं ट्राई करते 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 डेली डेली प्रैक्टिस करते करते 4-5 बार मैं नॉट टाई करना सीख रही हूँ. सो दैट इज प्रिसीजन, कि मैं प्रैक्टिस करते करते उसमें कैसे परफेक्ट होती जा रही हूँ. नेक्स्ट आर्टिकुलेशन, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करते जाऊंगी मेरे लिए शू लेसेस टाई करना उतना ही ज़्यादा ईजी होता जाएगा. एंड लास्टली इज़ नेचुरलाइजेशन, अब मेरे लिए ये चीज़ नॉर्मल है, आई नो नीड टू प्रैक्टिस इट एनी मोर, इट्स सो नॉर्मल दैट आई कैन जस्ट टाई इट एट वंस. ये नेचुरल बन गया, अब मुझे आ गया है ओके शू लेसेस टाई करना. सो दैट इज़ द साइकोमोटर डोमेन, ये ऐसे ऑपरेट होता है. लास्टली वी हैव अफेक्टिव डोमेन. फर्स्ट इट्स अबाउट फीलिंग, इट्स अबाउट इमोशन, इट्स अबाउट एटीट्यूड्स. तो एटीट्यूड एक इंसान में कैसे डेवलप होता है. लेट सपोज अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ सिखा रहे हैं या फिर हमारे टीचर्स दे आर बिल्डिंग सम बिहेवियर इन टू अस, सम एटीट्यूड इन टू अस, कि मे बी यू नो यू शुड वेयर आयर्न क्लोथ. इट्स अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल कि यू शुड वेयर क्लीन क्लोथ, यू शुड डू योर ग्रूमिंग एंड ऑल. तो फिर जब उन्होंने हमें कोई चीज़ ऐसे नॉलेज का पीस दिया कि जो कि हमारा एटीट्यूड डेवलप कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम उसे रिसीव करेंगे. रिसीविंग हमने सुन लिया, देन हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. अब रिस्पॉन्स कैन बी इन मैनी टाइप्स, या तो हम सीधे सीधे हाँ बोल दें कि येस ओके मैं आपसे ऐसा करूँ, या तो हम सीधे सीधे ना बोल दें, इवन दैट इज़ ऑप्शन कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस. और एल्स इवन वी कैन आस्क क्वेश्चंस कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे, अच्छा मुझे ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या सीखने को मिलेगा, या फिर एनी अदर क्वेश्चंस, जिससे कि हमारे अंदर के जो डाउट्स है वो सॉल्व हो जाए. फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड कर लिया, देन फिर हमारे माइंड में बात होना शुरू हो जाती है कि ओके क्या ये चीज़ सच में वैल्यू की है, क्या मुझे सच में ये एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए. सो इफ़ यू फाइंड इट वैल्यूएबल देन यू विल ऑर्गेनाइज इट विद इन योर माइंड, विद इन योर एटीट्यूड सेट, कि ओके दिस हैज़ टू बी डन, आई हैव टू बिहेव दिस वे. ऑर्गेनाइज कर लिया अपने अंदर, और फिर उसको इनबिल्ट बना लेना है. लाइक ऑर्गेनाइज इट सच कि इट इज़ ईजी फॉर यू टू फॉलो, और फिर वो आपके स्वभाव का ही एक हिस्सा बन जाता है. बिकॉज इन अफेक्टिव डोमेन वी आर स्पीकिंग अबाउट एटीट्यूड, वी आर स्पीकिंग अबाउट योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर इनबिल्ट स्कीमा कि वॉट यू थिंक दिस. नेक्स्ट इज गाग्ने एंड ब्रिग्स लर्निंग मॉडल. तो इन्होंने भी pretty much it is similar to Bloom's taxonomy. Now let us know why. Intellectual skills, cognitive strategies, ये पूरा cognitive domain में आ गया. Next is verbal information, it is again a part of cognitive domain. Motor skills, psychomotor domain, and attitude, of course. So it all means the same. Next, Gagne's 9 levels of learning. अब लर्निंग किन लेवल्स में हैपन होती है ऑन अ जनरल बेसिस, तो साइंटिस्ट ने उन्हें 9 लेवल्स दिए हैं कि सबसे पहले रिसेप्शन होगा, वी विल रिसीव द नॉलेज. लेट सपोज इन अ क्लासरूम सेटिंग टीचर हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, वी विल एक्सेप्ट इट, विल लिसन टू इट, या फिर इफ इट इज़ सम ग्राफिकल, सम वर्चुअल इंफॉर्मेशन, सम विजुअल्स, तो हम उसे आंखों से रिसीव करेंगे. इफ इट इज़ सम लेक्चर फॉर्मेट, सम ऑडियो,
सो हम उसे ईयर्स से रिसीव करेंगे एंड सो ऑन। रिसीव कर लिया, देन उसके बाद एक्सपेक्टेंसी, यानी कि आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर हो जाना कि व्हाट इज़ द टॉपिक, what is the part of information, what is the piece of knowledge am I supposed to absorb. Next, retrieval, connecting new information with the old one. जो आपकी पहले से ही इंफॉर्मेशन बेस है उसमें न्यू ऐड करना है हमें। एंड लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस, जिसमें हर लेयर में न्यू न्यू हम चीज़ें स्टूडेंट के माइंड में ऐड करते जाते हैं बेस्ड ऑन देयर पास्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, सिलेक्टिव परसेप्शन, यानी कि हम अलग अलग मेथड से लर्नर को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। दिस इज डन इन द टीचर सेंट्रिक लर्नर सेंट्रिक मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑल्सो, एंड दिस इज बेस्ड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स विच इज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो हर एक लर्नर डिफरेंट होता है, हर किसी की परसेप्शन की कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी को अलग तरीके से समझ में आती है बोली हुई बातें, तो हम थोड़े अलग अलग तरीके से अपनी सेम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन में। नेक्स्ट इज सिमेंटिक एनकोडिंग, उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं जिनसे कि उन्हें थियोरी क्लियर हो। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग, ये लर्नर्स की साइड से आता है कि दे विल से येस, दे विल से नो, दे माइट आस्क सम डाउट्स एक्सेट्रा। देन रीएनफोर्समेंट, रीएनफोर्समेंट इज लाइक अ फीडबैक जो कि टीचर देते हैं कि ओके योर दिस आंसर इज राइट, येस यू हैव लर्नड इट राइट, नो यू नीड टू लाइक इम्प्रूव अ बिट। तो ये फीडबैक है जो कि टीचर की तरफ से जाता है। एंड लास्ट, एक्सेसिंग द परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन होता है टेस्ट के थ्रू, एंड यहाँ पे टीचर का पार्ट हैज़ बीन डन। एंड नेक्स्ट इज कि स्टूडेंट्स लोग उसे जनरलाइज कर ले, जो चीज़ उन्होंने सीखी है अलग अलग मीडियम से, जिनके डाउट्स उन्होंने क्लियर किए हैं अपने मन में, जिनकी टेस्ट उन्होंने दी है एंड पास की है एंड वॉट एवर द रिजल्ट इज, तो एट द एंड उन्होंने क्या सीखा, ओके, एंड वो उसे अपनी रियल लाइफ में कैसे इनकलकेट करेंगे, इट इज़ ऑन द स्टूडेंट्स पार्ट। नेक्स्ट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियोरी, ये थियोरी इसके प्रोपोनेंट जो है डेविड कॉल्ब। सो डेविड कॉल्ब क्या बोलते हैं कि जब तक आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तब तक आप वो चीज़ अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इट इज़ लाइक सेइंग कि जब तक यू डोंट हैव द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग यू वोंट बी एबल टू लर्न इट प्रॉपरली। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रैकिंग, कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर ग्रुप के साथ आप ट्रैकिंग जाते हैं माउंटेन चढ़ने के लिए, और फिर जब आप चढ़ रहे सो यू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। अब डेविड कॉल्ब के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट विल बी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस क्लाइंबिंग टू माउंटेन्स, फिर वहाँ का स्लिपरीनेस मैनेज करना, फिर उस पर क्लाइंब करना, फ्रेंड्स का भी साथ देना एंड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट इज़ न्यू, ओके, इट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस यू आर बीइंग एक्सपोज्ड टू। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आप क्या करोगे कि ओके मुझे अगर इस स्टेप को क्लाइंब करके जाना है तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब एट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी आप अपने माइंड में रिफ्लेक्ट करोगे, ओके यहाँ पे मुझे थोड़ा स्लिपरी दिख रहा है तो मुझे संभल के जाना है, या फिर मुझे किसी चीज़ का सपोर्ट लेना है, या फिर मुझे फ्रेंड से हेल्प लेनी है एक्सेट्रा। यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर न्यू एक्सपीरियंस, ओके। एंड देन इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, आपने समझ लिया व्हाट इज़ द गिवन, आपने अपने माइंड में आइडियाज़ निकाल रहे हो अभी कि मुझे इस चीज़ से कैसे डील करना है, एंड लास्ट कि आप उसे आइडियाज़ को परफॉर्म करें, एक्चुअल में एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करें उन आइडियाज़ के ऊपर। एंड देन फिर इस प्रोसेस में जब आप आगे आगे ट्रैक करते जाएंगे तो दिस प्रोसेस विल बिकम इवन फास्टर, क्योंकि यू सी अ न्यू कट, यू सी अ न्यू टर्न, यू सी अ न्यू रॉक, तो फिर आपको कैसे उसको क्लाइम करना है, योर माइंड विल थिंक अपॉन इट कि ओके दिस इज द बेस्ट आइडिया, एंड देन यू विल एक्टिवली एक्सपेरिमेंट दैट आइडिया। एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ ट्रैकिंग, बट जब हम लर्न करते हैं, जो हमारी लर्निंग जर्नी होती है एकेडमिकली या फिर स्पोर्ट्स वाइज या फिर एनी बेसिक लर्निंग जर्नी, तो उसमें ये सारे फॉर्म्स जो है एक्सपीरियंस किए जाते हैं। नाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी, द प्रोपोनेंट इज जीन पैगेट एंड CDT। इसमें जो हमारा जो कॉग्निटिव लेवल है उसको डेवलप करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और फिर जीन पैगेट क्या बोलते हैं कि ही हैज़ टेकन अ टर्म स्कीमाज। स्कीमा को आप एक बॉक्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और ये बॉक्सेस होते हैं हमारे माइंड में, जस्ट टू अंडरस्टैंड
स्कीमा इज़ अ बॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें कि हम अपने माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब जीन पैगेट क्या बोलते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ असिमिलेशन। कोई भी जो न्यू चीज़ आती है, अपने बॉक्सेस के इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप उसको अंडरस्टैंड करें। असिमिलेशन, देन अकोमोडेशन। अगर कोई एकदम ही न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हमें उसे फिट भी तो करना पड़ेगा। सो दिस फिटिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू योर स्कीमास इज नोन एज अकोमोडेशन। एंड थर्डली इक्विलिब्रियम, यानी कि मैनेज करना, कि जब भी कोई न्यू सिनेरियो आता है, कोई न्यू केस आता है, तो क्या मेरी प्रीवियस नॉलेज मुझे उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है? अगर नहीं तो मुझे उसे अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, इसीलिए इसका नाम इक्विलिब्रियम दिया है, बैलेंस। अब पियागेट ने क्या कहा कि उन्होंने फिर से डिस्क्राइब किया कि अब इन्होंने क्या किया कि एज वाइज डिस्क्राइब कर दिया कि जो लर्नर की एज होती है स्मॉल बेबीज से लेकर टीन एज तक आने तक, कैसे कैसे उनके माइंड में ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं कि वो न्यू अलग अलग लेवल्स पे जाते हैं। अब जैसे 0 to 2 ईयर्स में सेंसरी पीरियड रहता है। इस उम्र के बेबीज़ जो होते हैं वो मोस्टली अपने सेंसेस को डिस्कवर ही कर रहे होते हैं। दे विल लाइक टू स्मेल एनीथिंग। अगर वो उन लोगों को कोई चीज़ दिखती है, सो दे विल वांट टू टच इट, दे विल वांट टू ईट इट, दे विल वांट टू फील इट, दे विल स्टार्ट कैचिंग थिंग्स एक्सेट्रा। तो सो दिस इज द सेंसरी पीरियड। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल पीरियड। इसमें बच्चे बोलना सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं, हाँ ना ये वो। सो दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अपने अपने लिटिल वर्ड्स में, बिकॉज दे आर जस्ट इन द लर्निंग फेज। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। इसमें दे हैव लर्न द वर्ड्स, दे हैव लाइक कम आउट ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, जो कि सेकेंड फेज में ऐसा होता है कि जब बच्चे वर्ड्स बोलना भी सीख रहे होते, सो देर इज अनदर फेज की वो लोग इमेजिनरी गेम्स खेलते हैं कि दे माइट टेक अ स्केल एंड दे विल से कि येस दिस इज माई स्वॉर्ड एंड दे विल स्टार्ट प्लेइंग विद इट। सो दे हैव अ गुड इमेजिनेशन सेकेंड वाले फेज में। बट जब थर्ड में आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड में, तो फिर दे विल स्टार्ट टू थिंक लॉजिकली, इज दिस अ स्वॉर्ड, नहीं ये स्केल था और ये स्केल ही है, इट्स ओके। सो देयर माइंड वर्क्स लाइक दैट। और इस एज में 7 to 11 ईयर्स में वी आर इन आर लाइक फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड अप्रॉक्स, ये वाली एज होती है। सो वी लर्न बेसिक लॉजिकल थिंग्स लाइक मैथ्स एंड साइंस एंड हिस्ट्री, सो वी डेवलप आर लॉजिक इवन मोर। एंड देन 11 से लेके 17 तक वी हैव आर टीनेज। और फिर टीनेज में इमोशनली चेंजेस आने लगते हैं एंड आफ्टर दैट व्हेन इट स्टेबलाइजेस, 11 के बाद वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, एंड 17 एंड 18 तक वो पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाता है। वी बिकम अडल्ट लर्नर्स। इसके पहले हम अडोलसेंट लर्नर्स के कैटेगरी में आते थे। दिस वॉज कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो अब teenagers, they have the capacity to think logically, they can speak easily, also they can ponder over various thoughts which are actually abstract, कि philosophical बातें कर रहे हैं, what is right, what is wrong. They even practice empathy, यानी कि दूसरों के इमोशंस को भी समझ जाते हैं कि दूसरा क्या फील कर रहा है, मुझे कैसे बात करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना. So these are the capabilities of teenagers. Next, cooperative learning theory. द प्रोपोनेंट वॉज जॉन ड्यूई. अब कोऑपरेटिव लर्निंग थियोरी में ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं ग्रुप में काम करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग ग्रुप में काम करते हैं वर्सेस जब हम सिंगल इंडिविजुअली काम करते हैं, सो इट इज़ वेरी मच डिफरेंट. जब हम इंडिविजुअली काम करते हैं सो वी आर जस्ट केपेबल टू वर्क ऑन आवर ओन नॉलेज बेस, बट ग्रुप में देर आर वेरियस ग्रुप डायनेमिक्स. तो नॉलेज गेन करने के साथ साथ ग्रुप में कैसे मैनेज होना है, दैट इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ दिस लर्निंग थियोरी. यानी कि ग्रुप में देर विल बी डिफरेंट पार्ट्स, देर विल बी डिफरेंट मेंबर्स, जिनमें कि डिफरेंट पार्ट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि यू लर्न दिस, यू लर्न दिस, यू लर्न दिस, और फिर लास्ट में हम लोग एक दूसरे को पढ़ाएंगे. तो इससे क्या होता है कि ग्रुप की तरफ और खुद की तरफ भी अकाउंटेबिलिटी होती है स्टूडेंट की. अभी अगर मुझे कोई टॉपिक मिला है तो आई एम इंडिविजुअली अकाउंटेबल, यानी कि मुझे ये सीखना है, एंड आई एम अकाउंटेबल फॉर माई ग्रुप ऑल्सो, कि मुझे ये अपने पूरे ग्रुप को भी सिखाना है.
नेक्स्ट इज टीम स्पिरिट डेवलप होती है, ग्रुप के जो डायनेमिक्स है वो मैनेज करना ईजी हो जाता है, वो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं कि ग्रुप में कैसे काम करना. देयर विल बी वन पर्सन हु विल बी अ लीडर, दे विल शेड्यूल एवरीथिंग, they will divide the work in the different parts, they will make sure ki whether each part is done or not. Then there is positive interdependence among each individual in the group, yani ki if someone is studying in my group, so that will motivate me to study. If I am studying, so that will motivate even others in my group to take up actions. Individual and group accountability, yes. Development of team spirit, teamwork is a different thing. इंडिविजुअल आप असाइनमेंट्स लिख रहे हैं, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर ओन नॉलेज, बट टीम स्पिरिट में कम्युनिकेशन भी आता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी आता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. दैट इज़ वाई वी हैव दिस ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम. देन फेस टू फेस इंटरैक्शन एंड लास्टली इज ग्रुप प्रोसेसिंग. सेम, द टीम स्पिरिट, द मोटिवेशन, the positivity, the empathy you should have, and conflict resolution is a major part, scheduling, management, there is a lot. So ये सब सीखने को मिलता है कोऑपरेटिव लर्निंग थियरी से. नेक्स्ट, बिहेवियरल लर्निंग थियरी, यानी कि इसमें हम बिहेवियर कैसे डेवलप करते हैं स्टूडेंट का, वो दैट इज द मेन पॉइंट. अब बिहेवियरलिज्म में कोई भी बिहेवियर अगर स्टूडेंट का डेवलप करना है, सो देर आर सम एक्शंस टू बी टेकन बाय द टीचर. यानी कि क्या, सबसे पहली बात तो जो एक्शन प्लीजेबल है उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना. वो कैसे, कि जो भी एक्शन स्टूडेंट सही परफॉर्म करता है, लाइक फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग गुड इन देयर टेस्ट और गुड इन द स्पोर्ट्स और बीइंग गुड इन देयर नेचर, बीइंग पोलाइट, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, एवरी बेसिक थिंग which is good on their part, so it should be rewarded. उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है, या तो आप उनकी तारीफ कीजिए, या तो फिर जस्ट प्रेजेंट देम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड से कि येस दिस स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग गुड. एंड वी ऑल्सो हैव लाइक एकेडमिक बेस्ट परफॉर्मर्स. इट इज़ फॉर द सेम पर्पज कि स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है. इससे क्या होता है कि जो बिहेवियर उन्होंने परफॉर्म किया है दैट बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर. दे स्टार्ट टू थिंक कि येस दिस बिहेवियर इज बीइंग प्रेस्ड, इसकी तारीफ हो रही है, मैंने ऐसा किया तो मेरी तारीफ हो रही है, सो आई विल डू मोर ऑफ दिस. वैसे ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी रहता है बिहेवियरलिज्म में, कि यू गिव पनिशमेंट्स फॉर द बिहेवियर विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड आउट ऑफ दिस क्या होता है कि अगर एक स्टूडेंट को भी रीइंफोर्समेंट मिला, सो इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि ओके दिस स्टूडेंट इज गेटिंग अ प्राइज बाय स्कोरिंग हाई इन देयर रिजल्ट्स, सो इवन वी विल ट्राई टू स्कोर बेटर नेक्स्ट टाइम. ऐसे रीइंफोर्समेंट वर्क करता है. नेक्स्ट इज ड्रिल्स एंड प्रैक्टिसेस. अब ड्रिल्स जो होते हैं, ड्रिल्स दे मोस्टली वर्क फॉर साइकोमोटर डोमेन, यानी कि स्पोर्ट्स वगैरह, मार्च पास्ट एक्सेट्रा, उसमें ड्रिल्स होते हैं. एंड प्रैक्टिसेस इज लाइक डूइंग योर बेसिक मैथ प्रैक्टिस और एनी अदर थियरी, कॉग्निटिव प्रैक्टिस. तो ऐसा MLT में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. दिस वॉज इन द लेक्चर नंबर 2, मेमोरी लेवल टीचिंग, जिसमें कि हमें फैक्ट्स मेमोराइज करने होते हैं. सो हम प्रैक्टिस करते, उसका रिविजन लेते. एंड नेक्स्ट इज इमिटेटिंग अदर्स. ऑफकोर्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगर हमारे फ्रेंड को भी मिलता है, सो वी विल इमिटेट देयर बिहेवियर. Now behavioralism में there is a word called conditioning. अब conditioning ये इस प्रकार की टीचिंग होती है जो कि स्टूडेंट के माइंड को किसी एक वे में वर्ल्ड को परसीव करना सिखाती है, कि what attitude we are building into students. Conditioning in the process of learning is a phase where our minds are trained to opt for a particular thinking style and develop an attitude specific to our purpose. जब टीचर्स स्टूडेंट्स को कंडीशनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनका माइंड इस तरह से हम डेवलप करें, इस तरह से उनके माइंड को ट्रेन करें कि उन्हें आगे जाके उनके पर्पस रिलेटेड कैसे सोचना है. तो दैट ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग दैट ट्रेनिंग, दैट टाइप ऑफ माइंडसेट, दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ कंडीशनिंग.
जैसे कि अगर आर्मी की अगर कोई ट्रेनिंग हो, सो दे विल हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, दे विल हैव अ डिफरेंट कंडीशनिंग. Excuse me. Lawyers will have a different conditioning, judges will have a different conditioning, teachers will have a different conditioning, the medical people, they will have a different conditioning, engineers will have a different type of conditioning, and the psychologists, the counselors, they will have conditioning other than these people. तो किसका क्या पर्पस है और किसके माइंड को कैसा आगे सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से उनके माइंड को ट्रेनिंग देना इस कंडीशनिंग. अब कंडीशनिंग में भी दो टाइप्स आते हैं. फर्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि हमारे किए हुए काम से क्या आउटपुट आता है उसके बेसिस पे हम अपना बिहेवियर एडजस्ट करेंगे. दिस इज ऑल्सो नोन एज स्किनर बॉक्स. जैसे कि अगर स्टूडेंट के केस में अगर उन लोगों ने अच्छे से स्टडी करके अच्छे पॉइंट्स लाए, सो दे विल गेट अ रिवॉर्ड. और एल्स इफ दे गो फॉर लाइक बैड हैबिट्स या फिर चीटिंग, सो दे विल गेट अ पनिशमेंट. सो बेस्ड ऑन द आउटपुट फिर वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट करेगी. नेक्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग. इट इज़ द वे आवर ब्रेन्स learn to link two things that happen together. Let's suppose there is this Sam guy. They are sitting in the office with his friend, and what Sam does is every time a particular notification plays into his computer, so he will give his friend a chewing gum, या फिर एक पर्टिकुलर साउंड बजा के ही फिर वो अपने फ्रेंड को च्युइंगम देता है. तो जब ये लॉन्ग टर्म में चीज़ काम करेगी बार 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 बार, तो अब जब भी इसके कंप्यूटर में बेल बजेगी तो दिस गाय विल वांट टू हैव अ गम. लाइक उनको खुद ही से अंदर से फीलिंग आएगी. डॉग्स के केस में भी वी ट्रेन देम इसी वजह से. वी प्रोवाइड देम रीइंफोर्समेंट कि सिट डाउन, सो वी गिव देम अ ट्रीट, स्टैंड अप, सो वी गिव देम अ ट्रीट, हैंड शेक. तो इसी तरह से हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं. सो दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग. नाउ सोशल लर्निंग थियोरी. ये थियोरी इस तरफ पॉइंट आउट करती है कि जो हमारी सोशल कम्युनिटी रहेगी वो हमारे लर्निंग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, हमारे बिहेवियर पर, हमारे एटीट्यूड पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो छोटे बच्चे होते हैं, दे वॉच कार्टून्स, दे वॉच वेरियस मूवीज सिटिंग विथ अस. नाउ आउट ऑफ दैट द चिल्ड्रन विल लर्न समथिंग और द अदर फ्रॉम दैट. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द सोशल कंडीशनिंग जो कि उन्हें मिला है, विच दे आर ग्रास्पिंग. SLT states that we learn from our surroundings and the communities to which we belong to. This theory emphasizes the importance of social interactions and the impact of role models in shaping our behavior. हम सोशली किन किन लोगों के साथ दिन में इंटरैक्ट करते हैं, हमारे रोल मॉडल्स क्या है, हम किससे इंस्पायर होते हैं, हम किसे फॉलो करना चाहते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जिनसे कि हम इम्प्रेस होते हैं, एंड किसे हम अपना लाइक गुरु मानते हैं, किसे हम अपना मेंटोर मानते हैं. वो सब हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट करेगा. फर्स्टली देर आर 4 की प्रोसेसेस. फर्स्ट इज अटेंशन. लेट सपोज अ स्टूडेंट या फिर अ चाइल्ड इज वॉचिंग द कार्टून, लेट सपोज द छोटा भीम कार्टून. ओके, सबसे पहले तो वो उसको अटेंशन देना पड़ेगा कि ओके व्हाट इज हैपनिंग इन द कार्टून. नेक्स्ट इज रिटेंशन. रिमेंबर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ओके उसमें क्या 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 हुआ था. देन रिप्रोडक्शन. वो फिर से उसे रेप्लिकेट करेगा उस बिहेवियर को, वॉट एवर इज हैपनिंग इन दैट कार्टून. they will act like the main character or they will mimic the same behavior in the house. And next is motivation, reinforcement. This occurs from the parents side या फिर observers की side से होगा. And this can be both positive and negative. यानी कि अगर उसे उस बिहेवियर, बच्चे को वो बिहेवियर दिखाने पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला कि ओ यस वेरी गुड वेरी नाइस, सो ही विल कंटिन्यू दैट. अगर उसे नेगेटिव मोटिवेशन मिला, नेगेटिव फीडबैक मिला कि नहीं बेटा दिस इज़ नॉट राइट, सो ही विल डिसकंटिन्यू दैट बिहेवियर. तो ऐसे सोशल जो हमारी कम्युनिटीज़ होती है वो हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट करती है.
ऑल्सो देर इज़ वन मोर टर्म कॉल्ड सेल्फ एफिशिएंसी. सेल्फ एफिशिएंसी वो फैक्ट होता है कि हमें खुद में बिलीव हो कि हम कोई काम कर सकते हैं. इज वंस बिलीव in their capability to accomplish goals. Eighth one is multiple intelligences theory. अब मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थियोरी क्या बोलती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक टाइप का नहीं होता. देर आर अ टोटल ऑफ 8 और 9 टाइप्स ऑफ, यस, देर आर 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस. यानी कि अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा नहीं है, सो यू कांट गो एंड टेल देम दैट दे आर नॉट इंटेलिजेंट, बिकॉज देर आर 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एंड हर एक इंसान में कोई एक टाइप मिनिमम इंटेलिजेंस रहती ही है. फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक्स. आपको वर्ड्स की कितनी नॉलेज है, शब्दों का कितना ज्ञान है, कौन सा वर्ड कब यूज़ करना है, दैट कम्स इन लिंग्विस्टिक. नेक्स्ट लॉजिकल एंड मैथमेटिकल. मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना, प्लस माइनस डिवाइड एक्सेट्रा. लॉजिकल ऑपरेशंस, सिलॉजिज्म, फैलेसी पहचानना, पैटर्न मैचिंग एक्सेट्रा, ये सब सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में आता है. देन स्पेटियल. आप 2D और 3D स्पेसेस को कितने अच्छे से समझ पाते हैं अपने माइंड में. पीपल इन्वॉल्व इन दिस इंटेलिजेंस विल बी गुड एट ड्राइंग थिंग्स, मॉडलिंग थिंग्स. उन्हें अच्छे से समझ में आता है कि किस चीज़ का कितना प्रोपोर्शन रहना चाहिए. नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक्स. यानी कि जिस स्किल्स में बॉडी यूज होती है, इट कुड बी स्पोर्ट्स, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी कुकिंग, एनीथिंग, कि अपनी बॉडी का किस हिसाब से हमें यूज़ करना है कि वी कुड अचीव द गोल्स. फुटबॉल के केस में इट वुड बी कि व्हाट वे शुड आई किक और व्हाट वे शुड आई पास द बॉल. मुझे कितना अपने पैरों से फोर्स लगाना है, किस एंगल में मुझे किक करना है, सो दैट आई कैन अचीव द गोल. नाउ नेक्स्ट इज म्यूजिकल. ट्यून्स, नोट्स, साउंड्स को इंटेंसिफाई करना, इंटेंसली उसे फील करना, उनकी इम्पोर्टेंस समझना, डिफ्रेंशिएट कर पाना उन सब के बीच में. एंड देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ म्यूजिक आउट ऑफ दैट. इट कुड बी इंस्ट्रूमेंटल, इट कुड बी लिरिकल. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल. लोगों के साथ कैसे आप इंटरैक्ट करते हैं. इंट्रापर्सनल, आप खुद के साथ आपका कैसा रिलेशन है, आपके मन में, लाइक हाउ डू यू मैनेज योर ओन थॉट्स, हाउ इज़ योर सेल्फ टॉक. हमारा दिमाग खुद से हमेशा बातें करते रहता है. सो आर यू गुड एट इट. इफ येस, सो योर इंटेलिजेंस इज द टाइप ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट नेचुरलिस्टिक. जो नेचर रिलेटेड चीज़ें हैं, जोग्राफी, बायोलॉजी, अलग अलग चीज़ों की समझ पाना. दैट कुड बी रॉक्स, दैट कुड बी प्लांट, दैट कुड बी एनिमल्स, सॉइल, वाटर, एनीथिंग. एंड लास्ट इज एग्जिस्टेंशियल. यानी कि दिस इज अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दिस आर अबाउट थॉट्स. आप थॉट्स को कैसे मॉनिटर करते हो, ये ज़्यादातर फिलोसफिकल डोमेन में जाता है, कि जहाँ पे हम थॉट्स को ही डिस्कस करते हैं. व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. लास्टली वी हैव मैस्लोज नीड हायरार्की. अब मैस्लोज नीड हायरार्की एक मोस्टली पिरामिड के हिसाब से इमेजिन की जाती है. इस पिरामिड में अलग अलग 5 लेवल्स होते हैं. राइट, 5 लेवल्स होते हैं. अब बेसिक फंडा इसका ये है कि मैस्लो ने कहा कि जब तक नीचे के लेवल्स पूरे नहीं होंगे तब तक हम ऊपर के लेवल्स पर नहीं जा सकते. अब वो कैसे. सबसे नीचे का लेवल है फिजियोलॉजिकल नीड्स. बेसिकली बोलूँ तो रोटी, कपड़ा, मकान. जब तक हमारी ये बेसिक नीड पूरी नहीं होती, हम इसके ऊपर की चीज़ें नहीं सोच सकते. लेट सपोज अब ये अगर हो गया, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट वन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. अब हमें अपने घर के लिए सिक्योरिटी भी चाहिए. देन वी वॉन्ट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. हमें एम्प्लॉयमेंट में भी सिक्योरिटी चाहिए. अगर आज की डेट में मेरे पास रोटी, कपड़ा, मकान है, तो क्या कल की डेट में भी मेरे पास रोटी, कपड़ा, मकान होगा. डू आई हैव दैट सिक्योरिटी, डू आई हैव द जॉब सिक्योरिटी, डू आई हैव इंश्योरेंस. तो अब ये है सेकेंड लेवल. नेक्स्ट, अगर इस लेवल को भी क्रॉस कर लिया, यस मुझे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरा होम का इंश्योरेंस है, मेरे कार का इंश्योरेंस है, ऑल माई बिलोंगिंग्स आर सेफ, आई हैव एवरीथिंग आई नीड, दैट आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड टू सर्वाइव.
and everything is secure. So अब नेक्स्ट लेवल लव एंड बिलोंगिंग, फिर हम इमोशनल लेवल पर जाते हैं, हम लोगों से कनेक्ट होना शुरू होते, हम दूसरों को इमोशंस समझते. नेक्स्ट सेल्फ एस्टीम, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना, खुद को एजुकेट करना, अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करना. एंड ऑन द टॉप मोस्ट वी हैव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद का ज्ञान, लाइक मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ. दिस इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज यू कैन अटेन, एंड दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ द हाइएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज. इसमें मॉरलिटी आती है, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस यानी कि भेदभाव आप छोड़ देते हो, एंड देन एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स कि एट द एंड यू बिकम लाइक ओके मुझे सब एक्सेप्ट है, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई नो माई पर्पस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मुझे लोगों के लिए क्या करके जाना है. दैट्स इट for the Maslow's hierarchy. Very good, very nice piece of information. And next we have some practice questions. So to start with, which of the following is the highest level of cognitive ability? A. Knowing. B. Understanding. C. Analyzing. And D. Evaluating. Now we could refer to the Bloom's taxonomy part for the cognitive domain. एंड जो पार्ट्स लास्ट में आते हैं दे आर हायर, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन ये लोअर पार्ट्स है, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, इवेल्युएटिंग ये हायर पार्ट्स है, एंड द लास्ट ऑफ देम इज इवेल्युएटिंग. सो इवेल्युएटिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट, इन विच डोमेन डज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फॉल, यानी कि जो 3 हमारी डोमेन्स है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन, तो इनसे किस में से रिलेटेड है ये जो नीचे दिया गया गोल है हमारा. व्हाट इज़ द गोल? कि एट द एंड ऑफ द लेसन द लर्नर शुड बी एबल टू हिट द फुटबॉल यूजिंग द हेड. स्पोर्ट्स, फुटबॉल. अफेक्टिव डोमेन, दिस स्पीक्स अबाउट द इमोशंस. कॉग्निटिव डोमेन, दिस स्पीक्स अबाउट द फैक्ट, द नॉलेज. Psychomotor domain, because we are doing, we are physically involved into it. So this is the correct answer, C. 3. Which of the following is a technique of the right kind of support in the right amount at the right time to increase the child's competence? A. Scaffolding. B. Assistance. C. Accommodation. D. Schemas. So firstly the scaffolding, it is not the support thing, it is the mental boxes. So this is wrong. Accommodation, ये भी जो स्कीमास वाला पार्ट है उसमें से न्यू स्कीमा क्रिएट करना. असिस्टेंस एंड स्कैफोल्डिंग, अब स्कैफोल्डिंग इट इज़ कवर्ड इन लेक्चर नंबर 2 विच इज़ द ग्रेजुअल सपोर्ट रिमूवल. यानी कि अगर लेट सपोज इन द केस ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल, जब आपको आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो एल्डर्स है वो आपको बाइसिकल चलाना सिखाते, सो शुरू में दे विल कम्प्लीटली कैच यू, पीछे से वो लोग बाइक का पीछे से ये पकड़ेंगे, हैंडल पकड़ेंगे, एंड दे विल सपोर्ट यू. बट धीरे धीरे दे स्टार्ट टू लीव. फिर जब आप डगमगाओगे तो ही वो सपोर्ट करेंगे, एंड देन आगे चल के दे जस्ट लीव कम्प्लीटली, ताकि आप पूरी तरह से सीख जाओ. ग्रेजुअली सपोर्ट रिमूव कर दिया आपका, एंड द वर्ड फॉर दिस इज स्कैफोल्डिंग. So scaffolding is related to giving the right support at the right time in the right amount. So scaffolding is the correct answer for this. As per the cognitive development theory of Jean Piaget, adolescent students are in which stage of development? Adolescent यानी कि above 11 years. So above 11 years we have formal operational stage. And then 5th one, according to Jean Piaget, there are dash stages of cognitive development. We know ये ऊपर के 4 ही दिए हुए हैं, so there are 4 stages. So B is the correct answer. This is the answer key, and thank you so much for attending the lecture.